हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फ़ंड अंग्रेजी में काफ़ी प्रचलित वर्ड है, जिसे हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं, किंतु इसका अंग्रेजी नाम अधिक प्रचलित है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का एक सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, अल्प अवधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। यूटीआई एएमसी भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और लाभ और हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे नुकसान को निवेशकों में बांट दिया जाता है। स्टॉक बाजार की पर्याप्त जानकारी न होने पर भी निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए सुलभ मार्ग म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड संचालक सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठे करते हैं और उनमें कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है। फिर इन राशि को उनके लिए बाजार में निवेश करते हैं। इनमें से निवेश करने का फ़ायदा यह है कि निवेश को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कब शेयर खरीदें या बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। वही निवेशकों के निवेश का रख रखाव करने वाला होता है। एक दूसरा लाभ यह भी होता है कि छोटे निवेश बहुत कम राशि जैसे 200 रुपये प्रति माह तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे में उनके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना होता है, जिसमें बैंक से ये राशि मासिक सीधे फंड में स्थानांतरित होती रहती है। म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत नेट एसेट वैल्यू यानी NAV कहलाती है। इसकी गणना के लिए फंड के कुल मूल्यों को निवेशक द्वारा खरीदे गए कुल शेयरों की संख्या से भाग दिया जाता है। उसके बाद इसकी प्रकार की बात करें तो म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी योजना में इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप स्कीम, कर बचाव योजना, टैक्स सेविंग स्कीम जैसे बहुत से विकास उपलब्ध होते हैं। निवेशक निवेश के उद्देश्यों और लक्ष्य पर सही बैठने वाले योजनाओं चुन सकते हैं। सूचकांक योजना की बात करें, जो निवेशक किसी विशेष शेयर के लिए कॉल नहीं चाहते हुए सूचकांक आधारित योजना यानी इंडेक्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स स्कीम उन विशेष शेयरों में ही निवेश करती है जो किसी विशेष इंडेक्स का हिस्सा होता है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो निवेशक फायदे में रहता है। विविध योजना की बात करें तो इसे डाइवर्सिफाइड स्कीम भी कहते हैं। यदि किसी विशेष सेक्टर या इकोनॉमी के किसी एक सेगमेंट में निवेश को लेकर नहीं रहना चाहते तो डाइवर्सिफाइड स्कीम का विकल्प उपलब्ध है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड की बात करें तो यूनिट जारी करने के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। ओपन एंडेड फंड योजना के जीवन काल में किसी भी समूह यूनिट जारी किए जा सकते हैं और उनका भुगतान कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड बोनस या राइट निर्गम की छोड़कर योजना के अंतर्गत कोई भी नया यूनिट जारी नहीं कर सकते। इसी कारण से ओपन एंडेड योजना की इकाई पूंजी में शेयर की तरह उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड मामले में ऐसा नहीं होता। ओपन एंडेड योजना में कभी भी प्रवेश लिया जा सकता है, उससे बाहर निकाला जा सकता है और कई बार इनमें एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर रेडिफेशन नहीं हो सकता, इसलिए इनमें प्रवेश के समय ही निश्चित हो जाना चाहिए। क्लोज एंडेड योजना में सब्सक्रिप्शन एक ही बार लिया जा सकता है और रिडम्पशन भी न्यूनतम तय समय सीमा के अंतराल पर ही हो सकता है। इस तरह क्लोज एंडेड स्कीम की तरलता, लिक्विडिटी कम हो जाती है। लार्ज कैप और मिड कैप की अगर बात करें, अधिक जोखिम लेने की क्षमता वाले लोग स्मॉल या मिड कैप स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। यह स्कीम अच्छी संभावनाओं वाली छोटी और मझोली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इनमें जोखिम अधिक होता है लेकिन इनमें अधिक रिटर्न देने की क्षमता होती है। शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश लाभदायक होता है और अल्प अवधि निवेश करने वालों के लिए जोखिम अधिक होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में किया जाता है। इनमें निवेश सुरक्षित माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बारे में जानकारी हर जगह उपलब्ध होती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों में किया जाता है। बैलेंस्ड फंड की बात करें तो बैलेंस्ड फंड को हाइब्रिड फंड कहते हैं। यह कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड और अल्पावधि फंड होता है। यह फंड लाभदायक होते हैं क्योंकि इनमें जोखिम कारक भी कम हो जाता है और बहुत हद तक पूंजी की सुरक्षा निश्चित होती है। ग्रोथ फंड की बात करें तो ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फ़ायदा प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जो बाजार में तेज प्रगति करते हैं। इन फंड्स में निवेश अधिक लाभ के लिए करते हैं और इस कारण से जोखिम अधिक होता है।
डिविडेंड्स फंड की बात करें तो यदि कोई निवेशक डिविडेंड्स फंड में निवेश करता है तो कंपनियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले डिविडेंड की निवेशक को मिलता रहता है। यह नकद धनराशि निवेशक के खाते में जमा कर दी जाती है। वैल्यू फंड की बात करें, यह ऐसे फंड है जो सुरक्षा को वरीयता को देते हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम लाभ होता है किंतु हानि की संभावना बहुत कम होती है। मनी मार्केट फंड की बात करें तो सामान्यतः मनी मार्केट सबसे सुरक्षित फंड माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य निवेशित पूंजी सुरक्षित रखना होता है। म्यूचुअल फंड का गठन कैसे किया जाता है? म्यूचुअल फंड का गठन एक ट्रस्ट के रूप में किया जाता है जो स्पॉन्सर, प्रायोजक, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन के अधीन होता है। ट्रस्ट की स्थापना एक या उससे अधिक स्पाइसर द्वारा की जाती है। कंपनी में जिस तरह प्रमोटर होते हैं उसी तरह म्यूचुअल फंड में प्रायोजक होते हैं। म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी लोग निवेशकों के लाभार्थ फंड की प्रॉपर्टी धारण कर सकते हैं। सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एसेट मैनेजमेंट कंपनी AASMC विभिन्न सिक्योरिटीज में पूंजी निवेश द्वारा धन का प्रशासन करती है। सेबी द्वारा मान कस्टोडियन विविध स्कीमों की सिक्योरिटीज अपने कब्जे में रखता है। AAMC पर सर्वमान, देखरेख और नियंत्रण की सत्ता ट्रस्टियों की होती है। वे फंड के कार्य का संचालन करते हैं और सेबी के नियमों का पालन हो। यह देखते हैं कि सेबी के नियम अनुसार ट्रस्टी कंपनी के डायरेक्टर अथवा ट्रस्टी मॉडल के 2/3 सदस्य स्वतंत्र होने चाहिए ताकि वह स्पाइसर के साथ जुड़े ना हो। इसके अलावा AAMC के 50% डायरेक्टर स्वतंत्र होने चाहिए। सभी म्यूचुअल फंडों को कोई भी स्कीम खोलने से पहले सेबी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ता है। भारत में म्यूचुअल फंड की बात करें तो वैसे तो भारत में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है और बाज़ार में भी कोई भी फंड हाउस जब कोई नई योजना निकलता है तब इससे जुड़े सभी नियमों, शर्त और दूसरी बातों की जानकारी सिक्योरिटीज या एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराता है। यह जानकारी जिस दस्तावेज के द्वारा सेबी को दी जाती है इसे स्कीम या ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य, जोखिम कारक, लोड या अन्य व्यय आदि से जुड़ी पर्याप्त जानकारियाँ दी गई है। म्यूचुअल फंड संचालक करने में एडवाइजरी, कस्टोडियन, ऑडिट, ट्रांसफ़र एजेंट व ट्रस्टी फीस, एजेंट कमीशन आदि कई मदों में व्यय होते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट में इन मदों के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में पूरी दी गई होती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को कौन कौन से शुल्क देने हों, जैसे एंट्री लोड, एग्जिट लोड, स्विचिंग चार्जेज, रेफरिंग, एक्सचेंज आदि। जिस योजना में खर्चे कम आते हों, फंड हाउस के पास निवेश की रकम अधिक होती है और इससे रिटर्न भी अधिक मिलने की उम्मीद होती है। ऐसी योजना निवेशकों के लिए अधिक लाभदायक होती है। किसी भी योजना में 65% से अधिक रकम यानी इक्विटी में लगाई जाने वाली ऐसी योजना को इक्विटी योजना कहा जाता है। यदि कंपनी इक्विटी और ऋण डेटा में बराबर बराबर रकम निवेश करने जा रहा है तो ऐसी योजना बैलेंस्ड स्कीम के रूप में अंतर्गत आती है। बैलेंस्ड स्कीम की तुलना में इक्विटी स्कीम अधिक जोखिमकारी होती है। भारत में 2020 तक म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE/SDL मिलकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं जिसके जरिए म्यूचुअल फंड के यूनिट सीधे खरीदे या बेचे जा सकेंगे। एक अधिकार से बेचने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एम्फी ने BSE की अंग सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और रजिस्ट्रार CMS कार्बो को इसी तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए कहा है। म्यूचुअल फंड के बारे में इसके अंदर मिड कैप, लार्ज कैप, इन सारी चीज़ों को बताई गई। और म्यूचुअल फंड की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।